हेलो क्लास 11, मैं हूं आपसे के टॉपर भैया। और आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 11 के फिजिक्स का पूरे 100 क्वेश्चन को बताने वाले हैं। यदि आप हमारा मात्र 100 क्वेश्चन वाला 2 वीडियो देख लेते हैं तब फिजिक्स में आपका आराम से जो है वो कम से कम 37 से 38 मार्क्स आ जाने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना है। और अभी हमारा हर एक वीडियो ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और फाइनली आप सबके प्यार से हमारा 10,000 की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। यदि आप लोगों का ऐसे ही प्यार बनता रहेगा तो हमें लगता है कि 10 तो छोड़िए, हमारा फैमिली तकरीबन 20,000 का हो जाने वाला है। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी मेहनत करते रहिए। आपका ये भाई आपके साथ है, आपको एग्जाम से बिल्कुल नहीं डरना है। तो हम लोग बिना समय गवाए सीधा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों में होने वाला है, क्योंकि हम देखें कि कल वाला वीडियो जब इंग्लिश में अपलोड किए थे तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि भैया हम लोग को भूल गए क्या। नहीं रे बाबू, तुम लोग कैसे भूल जाएंगे। हमको लगा कि नहीं बच्चे शायद हिंदी वाले हैं, इसलिए हम सिर्फ इंग्लिश में दिए थे। कोई बात नहीं है, फिर हम लोग कम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन बहुत प्यारा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है कि 1 माइक्रो बराबर, यानी कि 1 माइक्रो इज इक्वल टू, 1 माइक्रो किसके बराबर होता है तो ध्यान में रखना है 1 माइक्रो होता है 10 पर पावर -6 के बराबर, यानी 10 पर पावर -6 के बराबर होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहला का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 पर पावर -6 मीटर। मीटर वैसे नहीं भी हो सकता है, मेन हमको देखना है न्यूमेरिकल वैल्यू को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर सी, आपको ध्यान में रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन बताएंगे एकदम दिमाग में उसको बिठा लेना है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला इस बार की परीक्षा में। क्या कहता है दूसरा नंबर क्वेश्चन, कहता है त्वरण का विमीय सूत्र है, यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यानी कि त्वरण का इसमें विमीय सूत्र यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला कौन है। तो आपको पता है कि त्वरण जो होता है आपका एक्सेलरेशन वो चेंज इन वेलोसिटी, यानी ऊपर में होता है वेलोसिटी और नीचे क्या होता है टाइम होता है। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है बाबू, मीटर पर सेकेंड। और टाइम का यूनिट क्या होता है, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। ये होता है ना। चलिए अब यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, मीटर मतलब लेंथ है तो हो गया एल, और सेकेंड मतलब टाइम है तो टाइम को लिखेंगे टी, लेकिन पर सेकेंड है तो हो गया -1। कोई दिक्कत। अब देखिए ये भी सेकेंड है, ये भी ऊपर जाएगा तो -1, तो -1 और -1 क्या हो जाएगा बाबू -2, यानी एल टी -2, एल टी -2। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है। देखिए पूरा हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, भले आपको थोड़ा समय लग सकता है लेकिन आपको 100% समझ में आएगा, आपके इस भाई का वादा है। अगला क्वेश्चन देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। कहता है कि इनमें से कौन ऋणात्मक नहीं हो सकता है, यानी कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कैन नॉट बी नेगेटिव, कौन नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टोटल पाथ लेंथ, यानी कि कुल पथ की लंबाई, यानी कि जिसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, यानी कि दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। आपको पता है ना क्यों, क्योंकि ये आपका स्केलर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुल पथ की लंबाई, टोटल पाथ लेंथ। क्योंकि वेलोसिटी हमारा जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ये नेगेटिव हो सकता है, एक्सेलरेशन भी हमारा नेगेटिव हो सकता है, लेकिन टोटल पाथ लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। मजा आ रहा पढ़ने में। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए सर 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि एक पिंड 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलना प्रारंभ करता है, यदि उसका त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है तो 10 सेकेंड बाद पिंड का वेग क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है, बस आपको जो बताएंगे एकदम ध्यान से देखना है। बोलता है कि आप बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड, यानी एक बॉडी स्टार्ट करता है, स्टार्ट बोले तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। कहता है कि इफ इट्स एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इसका त्वरण कितना है, त्वरण बोले तो ये कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहता था वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 10 सेकेंड, यानी कि समय हमको कितना दिया बाबू 10 सेकेंड, और पूछ रहा है इसका वेलोसिटी क्या होगा 10 सेकंड बाद, यानी कि फाइनल वेलोसिटी बोल रहा है, यही तो निकालना है। और आपको फार्मूला नहीं पता रे बाबू, v बराबर u प्लस ए टी, ये फार्मूला पता है हमको, भी तो निकालने बोल रहा है। u का वैल्यू कितना बाबू 20 20 20 20 प्लस ए, ये हमारा कितना बाबू 2, टाइम कितना हमारा देखो 10 गुने 10, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 का 20 प्लस का प्लस, 10 दूनी 20, 20 20 जोड़ने आता है कितना हो जाएगा 40, यानी आ गया 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मजा आ रहा पढ़ने में, बहुत मजा आने वाला है। आज का 100 क्वेश्चन बहुत धमाकेदार होने वाला है, जैसा हम अपने आपसे वादा किया है कि हमारा मात्र 2 वीडियो देखना है 100 क्वेश्चन का, फिर देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे बाहर आएगा। सो क्या कहता है 5वां नंबर क्वेश्चन, कहता है कि एकांक समय में कण का
कोणीय विस्थापन कहलाता है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड, बताइए कि यूनिट टाइम में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, यानी उसको हम लोग बोलते हैं कोणीय वेग। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, कितना इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कहता है? कहता है यदि किसी प्रक्षेप्य की परास दो कोण अल्फा तथा बीटा के लिए समान होगी तो यहाँ पे बोल रहा है इन चारों में से कौन सा हमारा एक्सप्रेशन सही होगा, यानी कि इफ अल्फा एंड बीटा आर टू एंगल्स, अल्फा और बीटा दो कोण है, ठीक है, कोण का माप दे दिया है, तो बोलता है कि ऑफ प्रोजेक्शन, यानी किसी प्रोजेक्शन के कोण का माप है, तो कहता है फॉर द सेम रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल देन, कहने का मतलब कि ये जो अल्फा और बीटा है, ये अल्फा और बीटा यहाँ पे दिया है, ये दो एंगल है किसका, तो किसी भी प्रोजेक्शन का, किसके लिए, तो जहाँ पे रेंज दोनों का सेम है, तो कहता है इस कंडीशन में प्रोजेक्टाइल जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा बाबू, तो ये जो बराबर हो जाएगा आप सबों का वो हो जाएगा आपका यहाँ पे अल्फा और बीटा, ये दोनों कोण जो होगा वो जोड़कर कितना आएगा बाबू 90 डिग्री, कितना आएगा 90 डिग्री, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसको दिमाग में एकदम बिठा लेना है। अब हम लोग चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए हम लोग के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन कितना इजी है, जो हमारा रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो उनके तो हलवा लग रहा होगा। कहता है कि प्रक्षेप्य की अधिकतम प्रास, यानी कि आर अधिकतम क्या हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम रेंज ऑफ दी प्रोजेक्टाइल इज, बताइए प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम रेंज क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाय जी। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन कितना इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि न्यूटन का कौन सा गति विषयक नियम ही गति का वास्तविक नियम है, यानी कि न्यूटन विच लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का किस लॉ को हम लोग रियल लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं, तो 8वां का सही आंसर होगा इसका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूटन का द्वितीय गति नियम को रियल लॉ ऑफ मोशन, यानी कि वास्तविक जो है वो गति के नियम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। मजा आ रहा पढ़ने में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, कहता है कि प्रकृति में सर्वाधिक प्रबल बल है, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, इन चारों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा होता है, आपको पता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, यानी कि नाभिकीय बल। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कहता है? कहता है कि रॉकेट प्रपल्सन डैश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी कि रॉकेट प्रपल्सन इज द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, किसके कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल पर आधारित होता है आपका रॉकेट का प्रपल्सन। तो इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम कहने कंजर्वेशन पर आधारित होता है, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि रेखीय संवेग के संरक्षण पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम लोग के सामने 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन। क्या कहता है? कहता है कि यदि अभिलंब बल दोगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक क्या हो जाएगा, यानी कि इफ नॉर्मल फोर्स बिकम 2 टाइम्स देन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो आपको पता है कि नॉर्मल फोर्स को हम लोग 2 गुना करें 5 गुना करें कभी भी कोएफिशिएंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, रिमेन्स सेम, यानी कि ये समान रहेगा। 11 के सेंस से क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 12 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा, ये तो हम क्वेश्चन करा चुके हैं और बहुत इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फाइनल ईयर में कम से कम 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है यहाँ पे, कहता है 12 नंबर क्वेश्चन की एम द्रव्यमान वाली एक गेंद को यू चाल से एक जो है वो दीवार पर, एक सख्त दीवार से टकराती है। देख सकते हैं, मान लो एक दीवार है बाबू, इधर ये दीवार है, ठीक है, इससे एक गेंद टकराती है, एक गेंद टकराती है, उसका मास कितना बाबू एम है और उसका चाल यहाँ पे दिया है यू, कितना दिया है यू। कहता है कि और फिर उसी चाल से टकराकर वापस हो जाती है, और जितना यू चाल से टकराई उसी चाल से यहाँ पे गेंद यू चाल से ही वापस आ जाती है। तो कहता है कि दीवार के द्वारा गेंद पर आरोपित बल कितना होगा, ये कितना बल लगाएगा। आगे देखिए यहाँ पे कहता है बॉल ऑफ मास एम स्ट्राइक अ रिजिड बॉल विथ स्पीड यू, चलिए यू स्पीड से यहाँ पे टकरा रहा है, कहता है एंड रिबाउंस्ड विथ द सेम स्पीड, और फिर रिटर्न आता है सेम स्पीड से, कहता था इम्पल्स इम्पार्टेड टू दी बॉल बाय द वॉलेज। तो कहता है कि कितना इम्पल्स लगेगा, तो कैसे हम लोग पता करते हैं इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स क्या होता है बाबू, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम बोले तो P2 माइनस P1, P2 बोले तो फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा देख सकते हैं यहाँ पे, फाइनल मोमेंटम मतलब इसका मास m, P बराबर m भी होता है, और वेलोसिटी इसका कितना है अभी u, लेकिन यहाँ पे इसका वेलोसिटी माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो इसका रिबाउंस वाला वेलोसिटी है, तो ये हो जाएगा आपका u, लेकिन बन जाएगा माइनस mu, फिर यहाँ पे माइनस इनिशियल इसका
माइनस इनिशियल इसका क्या मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम तो सेम ही रहेगा, एम और यू क्या हो जाएगा एम यू, यानी कि माइनस एम यू और माइनस एम यू बताइए क्या हो जाएगा बाबू माइनस 2mu। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2-3 बार पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है, 100% समझ में आ रहा है ना। हाँ पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको जरा सा भी टेंशन नहीं लेना है। हाँ अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि निम्न में से कौन सा एक संरक्षी बल नहीं है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स। बताना इन चारों में से कौन हमारा एक कंजर्वेटिव यानी कि संरक्षी बल नहीं है। तो तेरा का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शन फोर्स यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कितना प्यारा सा क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कहता है 14 नंबर क्वेश्चन, कहता है 1 किलोवाट यानी कि 1 kWh बराबर है, यानी कि 1 किलोवाट यानी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, यानी कि 1 kWh बराबर कितना होता है। तो आपको पता है कि 1 किलोवाट हावर बराबर कितना होता है। तो 1 किलोवाट हावर बराबर आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ये होता है आपका 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी में हमको दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा बाबू सही हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है समझने में, ये आपको याद कर लेना है ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम ये सब क्वेश्चन को आपको करा चुके हैं। यहाँ पे हम 100 क्वेश्चन लेंगे, जिसमें से तकरीबन आपको 40 क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं। बाकी हमारा 60 क्वेश्चन में थोड़ा मोड़ा चेंजिंग नजर आ सकता है। आप हमारा मात्र 2 वीडियो देखना है और लाना है कितना बाबू 40 में से 40। 40 में से 40 नहीं लाइएगा तब हम आपको मुर्गा बना देंगे बाबू, इसलिए आप लाना पड़ेगा ठीक है। क्या बोलता है 15 नंबर क्वेश्चन, बोलता है एक क्रेन 20 सेकेंड में 10 मीटर ऊंचाई तक 100 किलोग्राम एक द्रव्यमान को उठाती है, तो क्रेन की शक्ति क्या होगी। कितना इजी क्वेश्चन है। कहता है कि a crane lift a mass of 100 kg to a height of 10 मीटर, यानी कि मान लेते हैं एक बॉडी है, चलो यहाँ पे धरती पर एक बॉडी रखा गया है जिसका मास कितना बाबू 100 kg है। कितना है 100 kg। कहता है कि इसको एक क्रेन है, ये उठाता है कितना 10 मीटर तक। चलो मान लो इस बॉडी को यहाँ ले गया, उठाया एक क्रेन के द्वारा कितना 10 मीटर। बोलता है कि ये जो 10 मीटर उठाने में इसको जो टाइम लगा वो लगा इसको 20 सेकेंड। कितना लगा बाबू 20 सेकेंड। तो कहता है कि इसका पावर क्या हो जाएगा। अब आपको हम बताए हैं कि यहाँ पे जो आपका पावर का फॉर्मूला होता है शक्ति होता है वो W बराबर क्या होता है वर्क डन बाय टाइम। लेकिन यहाँ पे जब भी हाइट के बारे में बात आ जाएगा तो वर्क डन बराबर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का, ये आपको सिखा चुके हैं। यानी यहाँ W बराबर क्या हो जाएगा mgh, पोटेंशियल एनर्जी ही ना होता है, डिवाइडेड बाई T। एम बोले तो मास बाबू, मास कितना हम लोग का 100 kg। 100 kg ये देख ले सकते हैं यहाँ पे। जी बोले तो ग्रेविटी, और ग्रेविटी हमको लेने बोल दिया, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको थोड़ा सा, लेकिन लेने बोला 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इंटू कितना जगह बाबू 10। हाइट कितना है देख सकते हैं 10 मीटर, तो इंटू 10 डिवाइडेड बाय टाइम कितना हमारा 20 सेकेंड। काटने आता है, देखिए 0 से 0 गया खत्म, ये खत्म हो गया पूरा पूरी। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 2 एकम 2, 2 पचे 10, 5 100 गुना 5 बताइए कितना हो जाएगा 500। यानी पावर कितना आ गया 500। 500 ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इससे इजी धरती में कुछ नहीं है। यदि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो न्यूमेरिकल का भी धजिया उड़ाने वाले हैं हम सभी मिलकर। ऐसा नहीं कि हम उड़ाने वाले, हम सभी मिलकर उड़ाएंगे, तब आएगा हमारा कितना बाबू 40 में से 40। कुछ बच्चे का कमेंट आता है कि भैया आप पढ़ाते कम और बोलते ज़्यादा हैं, तो क्या करें बच्चों, आप सभी इतना प्यार देते हैं कि आप समझ से बिना बात किए हमको अच्छा ही नहीं लगता है। तो जिनको लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो आप हमारे वीडियो को थोड़ा स्पीड करके देखिएगा। बाकी जिनको हमारा आवाज़ बहुत प्यारा लगता है वो सभी जो है वो स्पीड और कम कर दीजिएगा ताकि मेरा आवाज़ और देर तक आपको सुनाई दे, है कि नहीं। चलिए क्या बोलता है 16 नंबर क्वेश्चन, चलिए बोलते हैं, अच्छा लगता है हमको, है ना। आखिर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम लोग सीधा क्वेश्चन पर करते हैं क्योंकि बात करने का समय अब जो है वो बहुत कम है, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। हम लोग एग्जाम कंप्लीट होने के बाद बात करेंगे, है कि नहीं। क्या बोलता है, कहता है कि कोणीय संवेग का मात्रक है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम बता दीजिए। एंगुलर मोमेंटम का क्या यूनिट होता है, इसका यूनिट होता है कि केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसको याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा बाबू सही हो जाएगा। अब हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों दिख जाए, वरना हिंदी वाले बोलेंगे भैया हम लोगों के लिए अन्याय क्यों किया आप लोगों आपने। हम अन्याय कहीं नहीं करेंगे बाबू, सबके साथ न्याय होने वाला है। क्या बोलता है क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है कि गोले की स्पर्श रेखा के परितः द्रव्यमान m एवं त्रिज्या r के किसी ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा बता दीजिए। ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, ठोस गोले का पूछ रहा है। यानी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट द टेंजेंट
टू दी स्फीयर इज टेंजेंट टू दी स्फीयर के अराउंड में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा सॉलिड स्फीयर का, तो बता दीजिए जल्दी से। बहुत इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 7/5 mr²। यही हो जाएगा ना। 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर डी। इसको याद कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अब देखिए ध्यान से इसको देखना है। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी और आसान क्वेश्चन है, देख के नहीं रहना है, बस इसका आपको ध्यान में रखना है, कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है, कि आंसर क्या आएगा। वैसे ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है हमको। कहता है कि किसी मोटर के पहिए का कोणीय चाल 16 सेकेंड में 1200 आरपीएम से जो है वो 3120 आरपीएम तक बढ़ जाती है, तो कहता है मोटर के पहिए का कोणीय त्वरण में क्या चेंजिंग आएगा, क्या हो जाएगा। यानी द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर व्हील इज इंक्रीज्ड फ्रॉम यहाँ पे 1200 आरपीएम टू 3120 आरपीएम इन 16 सेकेंड्स। द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द मोटर्स व्हील इज, वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इसका आंसर आपको ध्यान में रखना है, हो जाएगा 4 पाई रेडियन सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। ये कम इंपॉर्टेंट है, इसको बस सिर्फ देख लेना आपको। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा हम बता देते हैं बाबू, लेकिन जो बहुत कम इंपॉर्टेंट होता है उस पर आपको ध्यान देना है, लेकिन बहुत कम देना है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि केपलर्स फर्स्ट लॉ इज नॉन एज, यानी कि केपलर का प्रथम नियम क्या कहलाता है, बताओ जल्दी बताओ। तो केपलर के फर्स्ट लॉ को आपको पता है कि बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, यानी कि कक्षाओं का नियम। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। बहुत इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये देखिए इससे सिंपल क्वेश्चन धरती में बताइए कुछ हो सकता है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका PYQ में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कहता है, कहता है वैल्यू ऑफ जी इज, यानी कि जी का मान होता है, यानी कि स्मॉल जी का मान पूछ रहा है कि क्या होगा, क्या मैक्सिमम एट पोल्स, मैक्सिमम एट इक्वेटर, सेम एवरीवेयर, या फिर मैक्सिमम एट द सेंटर ऑफ अर्थ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका सही आंसर हो जाएगा कि मैक्सिमम एट पोल्स, यानी कि ध्रुव पर जी का मान सबसे ज्यादा होता है। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने 21 नंबर क्या कहता है, 21 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, प्यार से देखना है। क्या बोलता है बाबू, कहता है कि यदि पृथ्वी की सतह के निकट कक्षा के लिए किसी उपग्रह का पलायन वेग जो है वो भी है, कहता है कि कक्षीय वेग v0 हो, पलायन वेग हमारा भी है और कक्षीय वेग v0 हो, यानी v0 बोल सकते हैं, v0 मान लो। तो कहता है कि ये संबंधित है, यानी कि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होता है। बहुत इजी क्वेश्चन। बोलता है इफ v इज द एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी हमारा कितना है उसको माना है v, और v0 इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना है हमारा v हुआ, फिर v0 कहता है कि ऑफ अ सैटेलाइट फॉर ऑर्बिट क्लोज टू दी अर्थ सरफेस, कहता है देन देज आर रिलेटेड टू। इन दोनों में क्या संबंध है बाबू, तो आपको पता है कि आपका एस्केप वेलोसिटी जो होता है वो बराबर हो जाता है √2 आपका किसके, तो ऑर्बिट वेलोसिटी के। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का यहाँ पे कहाँ मैच कर रहा है बाबू, 21 का सही आंसर बताओ क्या हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा इसी तरह है ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या बोलता है, कहता है निम्न में से सर्वाधिक प्लास्टिक पदार्थ कौन सा है। कितना सिंपल है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द मोस्ट प्लास्टिक मटेरियल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो प्लास्टिसिन। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा 22 का। कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन कितना प्यारा सा क्वेश्चन, क्या बोलता है, कहता है कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी इफ स्ट्रेस इज इंक्रीज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज। ये तो क्वेश्चन बहुत बार करा चुके हैं, ये PYQ क्वेश्चन है, ये तो 2 बार नहीं मात्र 1 बार पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है कि हुक के प्रत्यास्था नियम के अनुसार यदि प्रतिबल बढ़ता है तो प्रतिबल से विकृति का अनुपात बताओ क्या हो जाएगा। तो आपको पता है कि इसमें से कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ये रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं वो रिमेन्स कांस्टेंट सी ऑप्शन में रहता था, है ना, ऐसा नहीं कि रट के जाओ और ऑप्शन नंबर सी को मार के आओ, जहां आपको दिखेगा वहीं रिमेन्स कांस्टेंट वहीं मारना है टिक, तो नियत रहता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मजा आ रहा पढ़ने में, आप लोगों को मजा आ रहा है तो लास्ट में एक लाइक और प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाइएगा। क्या बोलता है क्वेश्चन, कहता है यूनिट ऑफ डेंसिटी यानी कि घनत्व का मात्रक होता है। अब देखिए डेंसिटी बराबर क्या होता है पता है आपको, मास अपन वॉल्यूम, यही ना होता है, मास अपन वॉल्यूम। मास बोले तो kg, इसका यूनिट क्या होता है बाबू, kg। और नीचे वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है बाबू, आपको पता है कि वॉल्यूम मतलब हो गया इसका मीटर क्यूब ना होता है, चलो मीटर क्यूब। अब यहाँ पे मीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका m, पर यहाँ पे प्लस में है पावर तो यहाँ हो जाएगा माइनस में पावर, यानी इसको बोल सकते हैं हम लोग kg पर मीटर क्यूब। क्या बोल सकते हैं, kg पर मीटर क्यूब। तो kg पर मीटर क्यूब 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू आपका,
केजी पर मीटर क्यूब, ये नहीं होगा सही। देखिए माइनस है ऑप्शन नंबर सी में ना, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बस इसी में आपको कंफ्यूजन होता है, इसलिए आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना है, इसलिए हम जहां तक हो सकता है अधिक से अधिक आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कोई दिक्कत है समझने में? समझ में आ रहा है ना कैसे आता है? सो बहुत अच्छी बात। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं बाबू। कहता है कि निम्न में से कौन सा उपकरण वायुमंडलीय दाब मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? अब इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिकल प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेरिकल प्रेशर वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस जो है वो मतलब किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा बाबू आप लोगों का यहाँ पे दाब मापी है ना, दाब को मापना तो दाब मापी का यूज करेंगे, यानी कि इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बैरोमीटर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बाबू? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है देख सकते हैं यहाँ पे, कहता है कि ठोस पदार्थ गर्म किए जाते हैं, यानी कि सॉलिड मटेरियल्स आर हीटेड बाय, किसके द्वारा सॉलिड मटेरियल्स को हीट करते हैं? क्या कंडक्शन के द्वारा या फिर कन्वेक्शन के द्वारा या फिर रेडिएशन के द्वारा? बता दीजिए। तो 26 का जो सही आंसर हो जाने वाला है वो जाने वाला आप लोगों का कंडक्शन के द्वारा, यानी ठोस पदार्थों को गर्म किया जाता है चालन विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला 27 नंबर क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, क्या कहता है? कहता है कि विलगित निकाय की आंतरिक ऊर्जा बता दीजिए। इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, आपको हम बता चुके हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम का इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं आता है, तो रिमेन्स सेम। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोलते हैं? तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें से जो है उस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ना ही मैटर का एक्सचेंज हो और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज हो, तो कोई एक्सचेंज ही नहीं होगा, तो उसका इंटरनल एनर्जी हमेशा क्या रहेगा बाबू? कांस्टेंट रहेगा। कोई दिक्कत है? मजा आ रहा पढ़ने में? अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएं। क्या बोलता है 28 नंबर क्वेश्चन? कितना सिंपल क्वेश्चन है। कहता है कि समतापीय प्रक्रम में, यानी इन आइसोथर्मल प्रोसेस में बोलता है कि क्या होता है बाबू? तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं आता है, यानी टेम्परेचर यानी कि डेल्टा टी होता है 0, आपको पता है ना, और डेल्टा टी मतलब कि चेंज इन जो आपका टेम्परेचर होता है वो कितना होता है बाबू? 0 होता है। यहाँ पे टी नहीं समझना है, यहाँ पे डेल्टा ऐसे टी होता है, डेल्टा टी इक्वल टू 0, यानी चेंज इन टेम्परेचर 0, यानी टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं आता, और ना ही कि टेम्परेचर बढ़ता है और ना ही टेम्परेचर घटता है, यानी कि टेम्परेचर नाइदर इंक्रीज और नो डिक्रीज, यानी तापमान नहीं बढ़ता है और नहीं घटता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्मोडायनेमिक्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? ये तो इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही देख लीजिए। कहता है Cp डिवाइडेड बाय Cv फॉर डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए क्या हो जाएगा? यानी द्विपरमाणुक गैस के लिए Cp/Cv जो हो जाएगा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? तो इसको डायरेक्ट आपको याद रख लेना है। तो 29 का जो सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला है वो हो जाने वाला आपका यहाँ पे 7/5। तो ऑप्शन नंबर हमारा कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? 29 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। देखिए ये तो हम आप लोगों को बता चुके हैं। परफेक्ट गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण क्या होता है? Pv इक्वल टू, आपको पता है कि आदर्श गैस इक्वेशन होता है Pv इक्वल टू nRT, लेकिन कभी कभी आपका n नहीं दिया गया रहता है, तो यानी कि ये इस कंडीशन में हो जाएगा Pv इक्वल टू RT। n क्यों नहीं दिया रहता है? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स को मान लिया जाता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? Pv इक्वल टू RT, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ये क्वेश्चन हम आपको कई बार करा चुके हैं, बहुत ईजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका ये भाई जितना क्वेश्चन आपको बता देगा, बस आपको 200 क्वेश्चन पढ़ के जाना है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। न्यूमेरिकल से किसी को नहीं डरना है। लास्ट में हम लोग जो है वो 2023 और 24 का जो रहेगा ना PYQ 2023 और 24 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर वो हम दे देंगे, ठीक है। बस उसको एक बार खाली देख लेना है, उसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आप लोगों से, ठीक है। खैर अब देखिए क्या बोलता है, ये तो बता दिए। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने। कहता है कि यहाँ पे स्प्रिंग नियतांक का SI मात्रक होता है, यानी कि SI यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट है ना। स्प्रिंग कांस्टेंट का SI मात्रक क्या हो जाएगा बता दीजिए। तो 31 का जो सही आंसर हो जाएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन उसको ध्यान में रखना है। इसका होता है आपका न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर ऐसे लिखते हैं हम लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्प्रिंग कांस्टेंट का जो आपका SI मात्रक होता है वो क्या होता है? आपका न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? 32 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों दिखे। क्या बोलता है बाबू? कहता है कि एक सरल आवर्त गति करते हुए कण का आयाम ये है। कहता है एवं आवर्त काल में कण द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। कहता है कि कहीं आयाम ये है तो उसके द्वारा दूरी कितनी होगी। तो आपको पता है कि कहता है कि आप पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है
कोई भी जो है वो पार्टिकल, तो कहता है कि विथ एम्पलीट्यूड, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है जिसका एम्पलीट्यूड कितना है, ये एम्पलीट्यूड से कर रहा है, तो कहता है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड, तो कहता है कि एक आवर्त काल में वो कितना जो होगा वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो उसका डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा 4 यानी कि 4 गुना। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान में रखना है आपको। इसी तरीके से यहाँ रहता कहीं 2 टाइम पीरियड तो हो जाता, कहीं पहले ये था तो हो जाएगा पर 8 है ना, यानी कि एक टाइम पीरियड में वो 4 टाइम्स ज़्यादा उसका आयाम से बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर आपको बस याद रखना है कॉन्सेप्ट से, सही आंसर हो जाएगा आपका 4A। कोई दिक्कत है? ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि निम्न में से कौन सी गति सरल आवर्त गति नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन इज नॉट सिंपल हार्मोनिक, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इनमें से चारों में से कौन नहीं है बाबू? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा आपका मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, यानी कि सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में नहीं शामिल करते हैं। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? कहता है यहाँ पे देख सकते हैं, कहता है 34 नंबर क्वेश्चन कि वायु में ध्वनि तरंग की चाल स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर क्या होता है बाबू? ताप पर निर्भर नहीं करता है, दाब के साथ बढ़ती आर्द्रता में वृद्धि के साथ बढ़ती या फिर आर्द्रता में वृद्धि के साथ घट जाती है। तो बताइए 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आर्द्रता में वृद्धि के साथ बढ़ती है, यानी कि इंक्रीज विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, कि ह्यूमिडिटी इंक्रीज होता है तो स्पीड ऑफ साउंड वेव भी क्या हो जाता है, एयर में इंक्रीज कर जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मजा आ रहा पढ़ने में। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है 35 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि किसी माध्यम में अनुदैर्घ्य तरंगों के संचरण के साथ संचरित राशि है, यानी कि विथ प्रोपगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव थ्रू अ मीडियम, कहता है कि द क्वांटिटी ट्रांसमिटेड इज, यानी कि जो अनुदैर्घ्य तरंग कहीं गति कर रहा है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव कहीं जो है वो मोशन में है, प्रोपगेशन कर रहा है, तो उसके साथ क्या संचरित होती है बता दीजिए, उसके साथ और कौन मूवमेंट करता है? तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, तो उसके साथ एनर्जी जाता है, यानी कि एनर्जी मूव करता है ना, यानी कि कहीं आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रांसफर हो रहा है तो उसके साथ क्या होता है, पार्टिकल के साथ एनर्जी भी जाता है बाबू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं अगला 36 नंबर क्वेश्चन की ओर, लेकिन स्टार्ट होगा वो नंबर 1 से। कोई दिक्कत है? पहला क्वेश्चन देख सकते हैं बाबू, कहता है कि अ मीटर इज इक्विवेलेंट टू, 1 मीटर बराबर, यहाँ पे सारा वैल्यू दिया है एंगस्ट्रम में, तो ध्यान में रखना हमेशा 1 मीटर बराबर होता है 10 पर पावर 10 एंगस्ट्रम। कहाँ है बाबू? ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 मीटर किसके तुल्य होगा, तो 10 पर पावर 10 एंगस्ट्रम के तुल्य में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? मजा आ रहा पढ़ने में? अगला क्वेश्चन क्या बोलता है देख सकते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है बाबू, जूल होता है, एंड इट इज इक्विवेलेंट टू, यानी कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल है और यह किसके समतुल्य है बाबू, यानी कि कुल मिला के पूछ रहा है 1 जूल बराबर क्या होता है, तो आपको पता है 1 जूल बराबर होता है 10 पर पावर 7 अर्ग, 10 पर पावर 7 अर्ग। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, दूसरे का सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है आधा समझने में? अगला देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, आराम से देखना है। कहता है कि ऋणात्मक त्वरण को डैश कहते हैं, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं, यानी कि मंदन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है चाल समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल दर्शाता है। कितना इजी क्वेश्चन है, कहता है एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, जो एरिया होता है स्पीड और टाइम ग्राफ का वो क्या रिप्रेजेंट करता है, आपको पता है कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम, तो यहाँ पे स्पीड और डिस्टेंस का ग्राफ है, तो बताइए क्या देगा, डिस्टेंस ना देगा, स्पीड और टाइम का ग्राफ क्या देगा, डिस्टेंस देगा, ये आपको सिखाएं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी, यानी चाल समय ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल क्या देता है बाबू, दूरी देता है। बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन, जो हमारे रेगुलर बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं वो भी अब एक्सपर्ट हो जाएंगे, और पुराने बच्चे तो काफी एक्सपर्ट हो गए हैं। आप देर कर दिए, आप 11th में और अपने टॉपर भैया को नहीं जान रहे थे, तो आपकी बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी आपके एग्जाम में समय है, आप इस भाई के साथ जुड़े रहिए, एग्जाम का धज्जिया उड़ने वाला है। 5वां नंबर क्वेश्चन, कोणीय तथा रेखीय त्वरण में संबंध है, यानी कि पूछ रहा है कि रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलरेशन, बता दीजिए एंगुलर और लीनियर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका =r अल्फा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू क्या बोलता है, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कहता है एक कण r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ में v वेग से गति करता है, तो कण का अभिकेंद्र त्वरण क्या होगा। कितना इजी क्वेश्चन है,
यानी कि पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसका रेडियस r है। चलो इसका रेडियस r है, कहता है विद वेलोसिटी v, और ये पार्टिकल्स मूव कर रहा है तो इसका वेलोसिटी कितना है, v है। तो कहता है कि देन सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, तो कहता है यहाँ पे जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन यानी कि ये सी जो हमारा होगा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन वो किसके बराबर हो जाएगा। तो आपको पता है कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है v²/r ही ना होता है। और इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, 6 का सही हो जाएगा। मजा आ रहा पढ़ने में। अब हम लोग के सामने देखिए बहुत इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कहता है, कहता है कि एक कार दो स्थानों के बीच की आधी दूरी 40 किलोमीटर/आवर की दर से तय करती है एवं शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर की दर से तय करती है। कहता है कार का औसत चाल क्या होगा। बहुत सिंपल है, कहता है कार कवर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, यानी मान लेते हैं पूरा डिस्टेंस ये वाला है, तो कहता है कि ये आधा डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करता है यहाँ पे जो है वो 40 किलोमीटर/आवर से, कितना से 40 किलोमीटर/आवर से, और बाकी का आधा डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल करता है 60 किलोमीटर/आवर से। कहता है इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। देखिए जब भी आधा आधा डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा अलग अलग स्पीड से ना, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला हम आपको बताते हैं। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। इसको याद कर लेना, ठीक है। ये औसत दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है कब, जब डिस्टेंस हाफ हाफ ट्रेवल कर रहा है तब, है ना। तो इसको याद कर लेना, ठीक है। वैसे जब बनाएंगे दूसरा प्रोसेस है तो बहुत लंबा बनेगा, इस पर बनाइएगा तो डायरेक्ट बन जाएगा, ठीक है। क्या होता है 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। अब देखिए 2 का 2 रहेगा, v1 यानी पहला स्पीड कितना है इसका, तो 40 है। देखिए 40 ना फर्स्ट स्पीड, आधा उसके बाद वाला स्पीड कितना है इसका, तो उसके बाद वाला है 60 किलोमीटर/आवर, तो इंटू 60 फिर डिवाइडेड बाय, देखिए v1 प्लस v2 बोले तो आपका पहला वेलोसिटी और सेकंड वेलोसिटी, तो इसका 60 प्लस 40 कितना हो गया 100 किलोमीटर/आवर। कोई दिक्कत, यहाँ देखिए 0 से 0 गया, 0 से यहाँ पे देखिए ये 0 से ये 0 गया। अब यहाँ पे नीचे तो ये 1 बचा, खत्म में हो गया, 6 × 24 और 24 दूनी 48, तो इसका एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया बाबू आपका 48 किलोमीटर/आवर। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा और प्यारा सा क्वेश्चन है। ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट और ईजी भी है। कहता है क्या, कहता है किसी भौतिक राशि का मात्रक वही है जो बल के आवेग का है, यानी कि विच फिजिकल क्वांटिटी हैव द सेम यूनिट एज दैट इम्पल्स, यानी कि इम्पल्स का जो यूनिट होता है सेम वही यूनिट किस क्वांटिटी का इस चारों में से हो जाएगा। तो इम्पल्स और मोमेंटम का दोनों का यूनिट क्या होता है, सेम होता है। और जब यूनिट सेम होता है तो दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 8वां का आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संवेग और जो आपका क्या होता है, संवेग और आपका आवेग जो होता है, इस दोनों का जो आपका यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा बाबू, सेम हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब हम लोग के सामने देखिए 9 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें तो बहुत ज़्यादा डरना है नहीं। कहता है कि द्रव्यमान m के एक कण की गति जो है वो यहाँ पे गति दे दिया है इसका एक इक्वेशन के रूप में। कहता है कि उस कण पर लगने वाले बल को ज्ञात करें, यानी कि हमको बल पूछ रहा है कितना लगेगा, यानी कि दी मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m। कहता है डिस्क्राइब बाय, यहाँ पे देख सकते हैं y बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। कहता है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स, यानी इस पर कितना बल लगेगा ये हमको पूछ रहा है। तो इसका आपको जब भी इक्वेशन यहाँ पे दिया रहेगा y बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, तो इसको डायरेक्ट याद रख लेना है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा सोल्यूशन करने में आपका समय नहीं गंवाना है। इसका जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा mg, क्या हो जाएगा mg। ऑप्शन नंबर हमारा कहाँ है mg, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया ना। चलिए देखिए आप लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन दिख रहा है दिखने में बड़ा लग रहा है तो डर जाएंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या बोलता है, कहता है कि 10वां नंबर क्वेश्चन कि कोई बॉक्स रेलगाड़ी के फर्श पर स्थित रखा गया है। कहता है कि यदि बॉक्स तथा रेलगाड़ी के फर्श के बीच स्थित घर्षण का गुणांक जो है वो 0.15 है, तो कहता है रेलगाड़ी का अधिकतम त्वरण ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछ रहा है जो बॉक्स को रेलगाड़ी के फर्श पर स्थित रखने के लिए आवश्यक है। बहुत ईजी, कहता है कि डिटरमाइन दी मैक्सिमम एक्सेलरेशन, यानी कुल मिला के हमको ए मैक्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ए मैक्स यानी मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच बॉक्स लाइंग ऑन अ फ्लोर व्हील रिमेन्स स्टेशनरी गिवन दैट द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड ट्रेन फ्लोर इज 0.15, जहाँ पे हमको कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि आपका म्यू एस क्या दे दिया, यहाँ पे म्यू एस का वैल्यू दे दिया कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.15, और हमको पूछ रहा है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा। तो आपको फॉर्मूला पता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन का क्या होता है आपका, तो होता है इसका म्यू एस इंटू जी, यही ना होता है म्यू एस इंटू जी, म्यू एस इंटू जी। म्यू एस बोले तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और इसका वैल्यू है 0.15, और जी मतलब ग्रेविटी, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू यहाँ पे दे दिया 10 मीटर पर सेकंड लेना है, 10 हो गया। अब आपको पता है इसको सॉल्व करना आता है, देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे यहाँ हो जाएगा 100,
क्यों? क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। अब देखिए 0 से यहाँ पे बाबू 0 कट गया, अब यहाँ बचा 15 और नीचे बचा 10, 15/10 क्या बचा हमारा? बचा 15/10। ये हमारा क्या है आपका? तो ये मैक्स है, यानी कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। अब देखिए 15/10 को ऐसे लिख सकते हैं 1.5, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है? बहुत आसान है, कुछ नहीं किए। हम लोग को पूछ रहा था आपका मैक्सिमम एक्सेलरेशन, यानी कि ये मैक्स, और इसका आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका म्यू एस। क्या होता है इसका? म्यू एस इंटू जी, म्यू एस इंटू जी, यानी कि म्यू एस बोले तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और यहाँ पे जी बोले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बस दोनों को गुना कर देंगे, ये वाला वैल्यू हमको दिया रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं दिया है हमका हमारा 0.15, यहाँ पे 0.15 बैठा दिए, और जी बोले तो ग्रेविटी का वैल्यू यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। अब बस आपको दोनों को गुना करने नहीं आएगा, बहुत ईजी है। जब तक आपका ये भाई है तब तक तो बहुत ज़्यादा ईजी नहीं, बल्कि हद से ज़्यादा ईजी बना देंगे। देखिए हम लोग के सामने 11 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान और ईजी है। कहता है कि रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी यानी कि ई के एंड मोमेंटम पी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास एम, यानी कि एक पिंड है जिसका द्रव्यमान कितना है? एम है। कहता है कि उसके गतिज ऊर्जा यानी कि के ई और उसका संवेग यानी कि पी में क्या संबंध है? तो आपको पता है कि कहीं किसी ऑब्जेक्ट का मास एम है और उसका काइनेटिक एनर्जी कहीं आपका ई के है और उसका मोमेंटम कहीं पी है, तो इन तीनों में आपको पूछ रहा है कि बताइए क्या रिलेशन हो जाएगा? तो इसका रिलेशन हो जाएगा ई के इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में? चलिए हिंदी वाले को समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे, ये तो क्वेश्चन करा चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका PYQ में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है कि लोटनिक घर्षण का मान यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन इज, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगा? तो आपको पता है कि रोलिंग फ्रिक्शन जो होगा वो हमेशा लेस देन होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, यानी ये हमेशा सर्फी घर्षण से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में? अब हम लोग चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की और क्या बोलते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आराम से देखना है। कहता है कि बल विस्थापन वक्र के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल प्रदर्शित करता है। मजा आ गया ना इजी क्वेश्चन आके। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट क्या करता है? तो वर्क डन। बहुत इजी, और ये हमको लगता है कि कम से कम 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी किया गया क्या है? अब कैसे पता करेंगे? क्योंकि पता है W बराबर क्या होता है? FS, यानी कि वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, तो क्या देगा? वर्क डन ही देगा ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे आराम से देखना है। कहता है कि यहाँ पे पदार्थ का 1 मिलीग्राम ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है तो इसकी कितनी ऊर्जा मुक्त होगी? यानी कि 1 मिलीग्राम ऑफ मैटर इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, द एनर्जी रिलेटेड विल बी, यानी कि 1 मिलीग्राम यानी कि 1 mg जो है वो मैटर यानी कि कोई पदार्थ है उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें? एनर्जी में। तो कहता है कि कितना एनर्जी रिलीज होगा, तो इसको हमेशा आपको याद रख लेना है। इसमें जो एनर्जी जाएगा वो 9 × 10⁻10 जूल के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 × 10⁻10 जूल के बराबर है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? 14 नंबर का सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? इसको बस याद कर लेना आपको, ठीक है। देखिए आप लोगों के सामने 15 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। वैसे ये क्वेश्चन अभी तक आप लोगों के बीच आया नहीं होगा और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी देख लीजिए। कहता है दी मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीज बाय 25%, द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय अबाउट, यानी कि कोई बॉडी है जिसका जो यहाँ पे मोमेंटम बढ़ता है कितना? 25% बढ़ाया जाता है, तो कहता है इसका काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज होगा? तो इसका भी आंसर आएगा आपका 25%। ऑप्शन यही हमारा सही होगा, ठीक है। लेकिन आपको ये पूछेगा नहीं क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है और ऐसा क्वेश्चन आना नियम से नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कितना ईजी। कहता है कि रेखीय संवेग का आघूर्ण कहलाता है, यानी कि मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहलाता है? तो एंगुलर मोमेंटम, यानी कि कोणीय संवेग। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। ये तो कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है घूर्णी गति के द्रव्यमान के सदृश है, यानी कि एंगुलर ऑफ मास इज रोटेशनल मोशन इज, यानी कि रोटेशनल मोशन में जो मास होता है वही कि क्या होता है? तो एक तरह का वो होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि जड़त्व आघूर्ण। यानी घूर्णी गति में द्रव्यमान के सदृश कौन है? तो जड़त्व आघूर्ण। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कोई दिक्कत है समझने में? अब हम लोग के सामने देखिए 18 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्न में से कौन सा संबंध सही है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, यानी कि भार भुजा इंटू भार इक्वल टू होता है प्रयास भुजा इंटू प्रयास, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ लॉर्ड आर्म इंटू लॉर्ड इक्वल टू होता है इफॉर्ट आर्म इंटू इफॉर्ट। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसको देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं, बस एक झलक देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है निम्न में से कौन सा केपलर का नियम आवर्ती नियम भी कहलाता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग केपलर लॉ इज नॉन एज अ हार्मोनिक लॉ। तो बताना है कि केपलर का कौन सा लॉ जो है उसे हम लोग हार्मोनिक लॉ भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केपलर का थर्ड लॉ, यानी कि तृतीय नियम, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। को दिक्कत है?
अगला क्वेश्चन देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि पृथ्वी की सतह से पलायन वेग जो है, जहां आर ही पृथ्वी की त्रिज्या है, कहता है कि पृथ्वी की सतह से जो पलायन वेग हो जाएगा यानी स्केप वेलोसिटी, वो किसके बराबर होगा, यानी कि दी स्केप वेलोसिटी फ्रॉम दी सरफेस ऑफ दी अर्थ इज, यानी अर्थ के सरफेस से जो आपका स्केप वेलोसिटी होगा, बता दीजिए कितना हो जाएगा बाबू, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। 20 का आंसर हो जाएगा आपका √2gr, है ना होता है इसके वेलोसिटी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, यानी कि कैपिटल जी के लिए इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, या फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि जी के संदर्भ में सही है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, यानी द वैल्यू ऑफ जी इज सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, यानी कि जी का वैल्यू पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में सेम रहेगा, सिर्फ यही सही है, बाकी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि ब्रह्मांड में हर जगह जी का मान समान होता है, यही ना होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कितना इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि सब्सटेंस विच कैन बी स्ट्रेस्ड टू काउज लार्ज स्ट्रेन आर कॉल्ड, यानी कि वे पदार्थ जिन्हें अधिक विकृति उत्पन्न करने के लिए खींचा जा सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बता दीजिए जल्दी। तो उसको हम लोग बोलते हैं आपका प्रत्यास्थलक, यानी कि उसको बोलते हैं हम लोग इलास्टोमर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमको लगता है एक बार पूछा गया है PYQ में। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। कहता है कि द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू दी शेयरिंग स्ट्रेन इज डिफाइन एज, यानी कि आपका जो अपरूपक प्रतिबल से अपरूपक विकृति के अनुपात को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो बताइए उसको हम लोग किस रूप में परिभाषित करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम लोग शेयर मॉड्यूल्स के रूप में परिभाषित करते हैं, ऑप्शन सी सही होगा। यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं अपरूपण गुणांक, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि प्रणोद का मात्रक होता है, यानी कि यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज, थ्रस्ट का यूनिट बता दीजिए क्या होता है। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ही होता है थ्रस्ट का मात्रक। थ्रस्ट भी यानी कि प्रणोद भी एक तरह का बले है ना, तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। देखो भाई मेरे दीदी लोग, मेरी बहन लोग, मेरे दोस्त लोग, आपके फाइनल ईयर में 40 क्वेश्चन आएगा आप फिजिक्स में से, जिसमें से 36 क्वेश्चन जो रहेगा वो बहुत ईजी रहेगा, न्यूमेरिकल मात्र 4 रहेगा जो आपको परेशान कर सकता है। ठीक है, तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। एक न्यूमेरिकल तो रहेगा वही v बराबर u प्लस AT, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये तो बन जाएगा आपसे। एक हो सकता है जहाँ पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछेगा, जिसका फॉर्मूला होता है आपका μs इंटू क्या होता है g, यानी कि यहाँ पे आपका कोफिशिएंट ऑफ आपका फ्रिक्शन यहाँ पे दे देगा, और फिर g का वैल्यू तो आपको पता रहेगा। 2 न्यूमेरिकल तो आपसे बन जाएगा, बस आपको परेशान कर सकता है 2 न्यूमेरिकल बाकी और। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कहते हैं निम्न में से कौन सा उपकरण जो है वो गेज दाब को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर दी मेजरिंग, आपका यहाँ पे गेग प्रेशर को मेजर करने के लिए यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ करते हैं। तो 25 का सेंसर हो जाएगा आपका, इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं आपका दाबांतर मापी, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं मैनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे, कहता है ऐसा यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटीज, तापीय चालकता का ऐसे मात्रक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि थर्मल कंडक्टिविटी का ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका होगा जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाना चाहिए, सही हो जाना चाहिए। कोई दिक्कत है, चलिए हम लोग के सामने 27 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी। कहता है उष्मागतिकी का प्रथम नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड टू, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसी को ना लीड करता है, यानी ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में बताता है, यानी टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व, यही ना बोलता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, आपका ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लीड करता है कौन, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। 27 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि इन आइसोकोरिक प्रोसेस फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। कहता है कि सम आयतनिक प्रक्रम में क्या होगा, देखिए आइसोकोरिक का हम लोग सी को पकड़ेंगे और सी को थोड़ा ऐसे उल्टा देंगे तो भी जैसा नहीं लगता है, यानी कि इसमें से डेल्टा भी जो होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पे 0 होता है, यानी चेंज इन वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, 0, यानी कुल मिला के बोल सकते हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयतन क्या होता है, नियतांक, यानी वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट। कोई दिक्कत है, चलिए समझ में आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो एटॉमिक गैस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है एक परमाणु गैस के लिए स्वतंत्रता कोटि होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो जगह 3, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो एटॉमिक गैस का वैल्यू कितना होता है, 3 होता है। ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या बोलता है देख सकते हैं, कहता है कि एक वास्तविक गैस एक आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है यदि, ये भी क्वेश्चन आपको करा चुके हैं, यानी कि रियल गैस जो है वो बिहेव करने लगता है किसके जैसा, आइडियल गैस के जैसा। कब बिहेव करता है, तो जब प्रेशर को, जो कहता है कि प्रेशर इज लो एंड टेम्परेचर इज हाई, यानी जब प्रेशर को हम लोग कम कर देते हैं और टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तब आपका रियल गैस कैसा बिहेव करने लगता है, आइडियल गैस के जैसा। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि जब दाब निम्न तथा ताप उच्च हो तब जो एक वास्तविक गैस होता है वो आदर्श गैस की भांति व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत ये आपके फाइनल ईयर में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है कि दी टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड पेंडुलम में आपको याद कर लेना है, यानी सेकेंड लोलक का आवर्तकाल क्या होता है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बता दीजिए इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, सेकेंड पेंडुलम, तो इसका आवर्तकाल हो जाएगा 2 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि सरल आवर्त गति के लिए जो है वो समीकरण है, यानी कि द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी हमको लगता है एक बार फाइनल ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 32 का बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सेंस हो जाएगा आपका d² बाई dt² इक्वल टू माइनस ओमेगा² x। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम आपको कई बार करा चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है देख सकते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेरियोडिक मोशन, यानी कि निम्न में से कौन सी आवर्ती गति नहीं है। तो इनमें से कौन सा हमारा पेरियोडिक मोशन नहीं है बाबू, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एन एरो रिलीज्ड फ्रॉम अ बो। कहने का मतलब कि यहाँ पे जो धनुष से निकला तीर जो है वो एक तरह का आवर्ती गति नहीं है। कोई दिक्कत है समझने में, यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, कहता है साउंड वेव यहाँ पे ट्रेवल फास्टर इन, यानी कि ध्वनि तरंगे किसमें तीव्रतम गति से चलती है, बता दीजिए। ध्वनि की गति साउंड वेव सबसे फास्ट कहाँ मूव करता है, तो वो सबसे ज़्यादा मूव करता है सॉलिड में। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ठोस में। कोई दिक्कत है समझने में। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि ट्रांसवर्स वेव कंसिस्ट ऑफ, क्या बोलता है, कहता है किसी अनुदैर्ध्य तरंग में शामिल होते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग यानी ट्रांसवर्स वेव में क्या शामिल होता है, तो बता दीजिए। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा आपका, इसमें बहुत क्रस्ट एंड तरफ दोनों शामिल होता है, शीर्ष और गर्त दोनों शामिल होता है। जैसे ट्रांसवर्स वेव है तो जो ऊपर होता है, ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं आपका क्रस्ट और नीचे वाले को बोलते हैं तरफ। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे वेव है तो ऐसे ऐसे ट्रेवल करता है ना, तो इसको जो ऊपर वाला ये होता है उसको हम लोग बोलते हैं आपका क्रस्ट और नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग ट्रफ, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुत, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी शीर्ष और गर्त दोनों होता है, बहुत क्रस्ट एंड ट्रफ दोनों होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपना 70 क्वेश्चन। अब हम आप लोग को बताते हैं कितना, मात्र 30 क्वेश्चन, उसको ध्यान से देखना है। वो जो 30 क्वेश्चन बताएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अब हम लोग के सामने देख सकते हैं यहाँ पे, ये तो वैसे 71वां नंबर क्वेश्चन है, लेकिन स्टार्ट होगा 1 से और जाएगा ये 30 तक, तो कुल मिला के हमारा 100 क्वेश्चन हो जाएगा। वैसे आपको बता दें कि ये 2024 का मॉडल सेट से हम 30 क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पिछला वाला मॉडल सेट से भी बहुत सारा क्वेश्चन जो होता है वो रिपीट करता है। तो आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। कहता है कि एसआई में आधार इकाइयों की संख्या कितनी है, यानी हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बेस एसआई यूनिट, यानी कि फंडामेंटल एसआई यूनिट टोटल कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, यानी कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, बताइए 1 लाइट ईयर बराबर कितना मीटर होता है। आपको पता है ना, लाइट ईयर तो डिस्टेंस का यूनिट होता है, तो बता देना है कि कितना जो होता है इसका 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, दूसरा का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, कहता है कि गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र है, यानी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका विमीय सूत्र ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो इसका सही आंसर जो हो जाने वाला है तीसरा का हो जाएगा m-1 L की वो T-2। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ये आपके फाइनल ईयर में तकरीबन 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है कि एक सीधी रेखा पर यात्रा करने वाले व्यक्ति कुछ समय के लिए एक समान वेग, है ना, v1
और अगले कुछ समय के लिए एक समान वेग v2 के साथ चलता है तो उसका औसत वेग क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट हो जाएगा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। कोई दिक्कत है? इस तरह से औसत वेग निकलेगा कब, जब उसका एक समान वेग v1 और v2 था। यहाँ पे हमको ये नहीं बोला है कि यहाँ पे मतलब कि आधा दूरी ये v1 से तय किया और आधा दूरी v2 से तय किया, ऐसा नहीं बोला है, ठीक है। तो इसलिए उस कंडीशन में इसका क्या हो जाएगा, औसत वेग v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी क्या हो जाएगा, 4 का सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहीं बोलता आपका कि आधा दूरी v1 से और आधा दूरी v2 से तय कर रहा है, तब उस कंडीशन में हमारा सही क्या हो जाता, उस कंडीशन में ऑप्शन ये हमारा सही होता, यानी 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। तो ये दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि कण के आपका प्रक्षेप वक्र के शीर्ष पर त्वरण कितना होगा, यानी कि एट दी टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल द एक्सेलरेशन इज, यानी कि एक्सेलरेशन कितना होगा टॉप ऑफ ट्रेजेक्ट्री पर किसी भी पार्टिकल्स का। तो 5वां का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन उसका जो g के बराबर होगा, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा, g के बराबर होगा, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन बोलता है कि कोणीय वेग सदिश की दिशा किसके अनुदिश है, यानी कि द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग, यानी जो डायरेक्शन होता है किसका, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर का, वो किसके अलोंग होता है। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे द एक्सिस ऑफ रोटेशन के, यानी घूर्णन की धुरी की ओर, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि प्रक्षेपिका प्रक्षेप पथ है, यानी कि द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पथ होता है वो कैसा होता है, तो आपको पता है कि पैराबोलिक होता है, ऐसे ना होता है, पैराबोला इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी इसको क्या होता है, पैराबोला यानी परवलय है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार ये PYQ में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि शून्य परिणाम देने वाले असमान सदिशों की न्यूनतम संख्या है, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर विच कैन गिव 0 रिजल्टेंट इज, तो उसकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी। तो 8वां का आंसर होगा 3, ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, सही, यानी कि 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देख सकते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि समतल में विरामावस्था में किसी पिंड पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा, यानी द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट रेस्ट इन प्लेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उस पर घर्षण बल नहीं लगेगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही, यानी 0। अब देखिए यहाँ पे कोई आपका मान लेते हैं फर्श है, ठीक है, यहाँ पे कोई बॉडी रखा है तो इस पर अभी घर्षण बल नहीं ना लगेगा, 0 ना लगेगा। हाँ, ये जब मोशन करेगा तब मोशन के ऑपोजिट में लगता है घर्षण बल, है ना। अब जब मोशन ही नहीं करेगा, स्थिर रहेगा, तो घर्षण बल नहीं लगेगा ना। कितना सिंपल क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को पर ध्यान देना है। कहता है 4 किलोग्राम और 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले 2 पिंडों पर एक ही बल लगता है ना, यानी कि 2 बॉडी है, मान लेते हैं एक बॉडी ये है और एक बॉडी बी है। कहता है कि इसका जो मास है, यानी कि यहाँ पे जो द्रव्यमान दे दिया है इसका बॉडी का, वो दे दिया 4 kg, ये का मान लेते हैं 4 किलोग्राम है और दूसरा का 5 किलोग्राम है। कहता है कि इस पर जो है वो एक ही बल लगता है, यानी कि दोनों पर फोर्स जो लगता है वो सेम फोर्स लगता है, नहीं एफ फोर्स लगता है। कहता है कि यदि हल्के पिंड का त्वरण जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी हल्का पिंड आपका कौन है, 4 kg वाला, तो इसका जो एक्सेलरेशन है, यानी कि ये जो है वो कितना हो जाएगा, आराम से ध्यान देना है। इसका जो ये है, काहे नहीं लिखा रहा है, इसका जो ये है वो हो जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कहता है कि इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कितना ईजी है, ध्यान देना है। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। आपको पता है कि एक्सेलरेशन मतलब एफ बराबर क्या होता है, देखिए एफ बराबर क्या होता है बाबू, एम ए होता है, क्या होता है, एम ए होता है। तो हम लोग इसका निकालते हैं। सबसे पहले फोर्स कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है, उसके बाद इस पर भी सेम फोर्स लगेगा। अब आराम से हम लोग बना लेंगे। एफ बराबर एम ए, देखिए यहाँ पे इसका मास है कितना, 4 बाबू, और एक्सेलरेशन कितना आपका 2 है, तो हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि इस पर फोर्स जो लग रहा है दोनों बॉडी पर वो कितना लग रहा है, 8 न्यूटन का। कितना लग रहा है, 8 न्यूटन का। अब हम लोग बी का एक्सेलरेशन निकालेंगे। हमको पता है कि एफ बराबर होता है एम ए, किसके लिए, बी के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको फोर्स पता चल गया कितना है बाबू, 8 न्यूटन। तो हम लोग 8 न्यूटन यहाँ लिख दें, इक्वल टू इसका मास दिया कितना 5 और इनटू ये, यही तुमको एक्सेलरेशन निकालना है। तो अब ये बराबर क्या हो जाएगा, ये तो यहीं रखेगा, ये गुना वाला इधर से भागा में आ जाएगा, यानी ये बराबर बनेगा हमारा 8/5। भागा देने आता आपको, देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचा 3, तो हो गया 30, तो 5 6 30, यानी 1.6 एक्सेलरेशन कितना हो गया, 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया सबको, हिंदी इंग्लिश वालों को दोनों को समझ में आ गया ना।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, आराम से देखना है। कहता है कि किसी पिंड का द्रव्यमान जो उस पर लगने वाले बल और पिंड से उत्पन्न त्वरण के अनुपात के बराबर है तो वो क्या हो जाएगा, यानी द मास ऑफ अ बॉडी विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। कहता है द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी, तो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो 11 का जो सही आंसर हो जाने वाला है वो जाने वाला आपका तो जड़त्वीय द्रव्यमान के बराबर आने की इनर्शियल मास के बराबर, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। ये 12 नंबर क्वेश्चन कितना इजी, कहता है कि व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट बिफोर फायरिंग, यानी कि फायरिंग से पहले बंदूक और गोली का रेखीय संवेग क्या होगा बाबू, तो 12 का सही आंसर हो जाएगा आपका शून्य, है ना, क्या हो जाएगा शून्य। अब देखिए जब यहाँ पे फायरिंग हो ही नहीं रहा है, यानी कि यहाँ पे मान लो पिस्तौल है और इसमें हम लोग गोली भर दिए, अब फायरिंग नहीं हुआ है तो इसका कोई भी संवेग नहीं ना होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 0। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि क्रिया एवं प्रतिक्रिया यानी कि एक्शन एंड रिएक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा कि दोनों जो होता है वो क्या हो जाएगा, 13 का सही आंसर, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दो अलग अलग निकायों पर कार्य करती है, यानी एक्ट टू डिफरेंट बॉडी, है ना, एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडी पर काम करता है, एक्ट ऑन द सेम बॉडी। 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू आपका, क्या एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी पर काम करता है, नहीं। देखिए यहाँ पे एक बॉडी है, यहाँ पे दूसरा बॉडी, यहाँ पे ये बॉडी इस पर एक्शन करेगा तो ये बॉडी इस पर रिएक्शन लगाएगा, है ना, यानी एक्शन और रिएक्शन जो होता है वो दो अलग अलग बॉडी में क्या होता है, काम करता है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझना है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि अ बॉडी ऑफ मास 100 kg, यहाँ पे देख सकते हैं बोल रहा है कि फॉल्स फ्रॉम द हाइट 10 मीटर, कहता है इट्स इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जीज। देखिए कितना सिंपल है, कहता है 100 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से गिरता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी। अब देखिए यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी ना, इसके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइट का बात किया, ठीक है, तो गतिज ऊर्जा में कितना वृद्धि होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है आपका बाबू, mgh, क्या होता है mgh, मास इसका कितना है बाबू 100 kg, हाइट कितना है 10 मीटर, और यहाँ पे ग्रेविटी हमारा कितना होता है 9.8। अब गुना भागा करने आता है आपको, देखिए 9.8 है, इसको इधर करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, अब यहाँ पे 98 और 100 से गुना होगा तो बन जाएगा 9800 यानी 9800, ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में, 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू आपका 9800 जूल, यानी ऑप्शन नंबर ए। कितना सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपना 85 क्वेश्चन लगभग, हम लोग के सामने मात्र 15 से 16 क्वेश्चन बचा है। क्या बोलता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा असंरक्षित बल है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंजर्वेटिव फोर्स, बता दीजिए। ये क्वेश्चन तो अभी कुछ देर पहले करा चुके हैं, क्या 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा, घर्षण बल, यानी फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि एक पिंड जिस पर 50 न्यूटन का बल लगाया गया, उस पिंड वो कहता है उस बल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते हुए 10 मीटर की जो है वो दूरी पर वो स्थापित किया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, यानी क्या बॉडी एक्ट अपॉन अ फोर्स 50 न्यूटन, यानी कि एक बॉडी है मान लेते हैं, इस पर बल कितना लग रहा है 50 न्यूटन का, तो कहता है कि डिस्प्लेस्ड थ्रू डिस्टेंस 10 मीटर, तब डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 10 मीटर का, कहता है डायरेक्शन मेकिंग द एंगल 60 डिग्री वाट, कहता है विथ फोर्स, कहता था वर्क डन। देखिए सिंपल है, डब्ल्यू बराबर क्या था बाबू एफ एस कॉस थीटा, ही ना होता एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पे जो वर्क डन हमको पूछ रहा है, जहाँ पे फोर्स यानी एफ बराबर कितना, देखिए 50 न्यूटन है, बहुत ईजी है। एस बोले तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 10 मीटर का, 10 मीटर, कॉस थीटा यहाँ पे एंगल कितना हम लोग का बाबू, तो 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री। अब बताना है कि आपको कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, बता दीजिए जल्दी। कॉस 60 का वैल्यू कितना हो जाता है, कॉस 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए। तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, कितना सिंपल है, कितना हो जाएगा, देखिए 50 का 50 रहेगा, आराम से देखना है, थोड़ा सा मेरा पेन नहीं चल रहा है, 50 इंटू 10 है ना, ये हो जाएगा आपका इंटू कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है बाबू 1/2, यही ना होता है बाबू 1/2, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए 50 है, यहाँ पे देखिए 2 से काटेंगे इसको, 2 5 10, ये खत्म हो गया। अब 50 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना आपका 25 5 25 यानी 250 जूल, यानी कि 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर डी। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, फिर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि एक बेले नर्तकी अपने प्रदर्शन के दौरान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग करती है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज्ड बाय बेटेल डांसर ड्यूरिंग हर परफॉर्मेंस, तो किस
नियम को वो जो है वो किस सिद्धांत पर काम करती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 17 का हो जाएगा कोणीय गति का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आराम से देखना है। 18 नंबर क्वेश्चन थोड़ा जूम करते हैं, अच्छा लगेगा। कहता है किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण इस पर निर्भर नहीं करता, यानी कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का किस पर डिपेंड नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये एंगुलर वेलोसिटी पर कभी भी डिपेंड नहीं करता है, कोणीय वेग पर। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है देख सकते हैं, कहता है कि किसी पिंड पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण का घूर्णी अनुरूप है, यानी कि टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ, ये तो बता चुके हैं, क्या हो जाएगा बाबू 19 का सेंसर हो जाएगा आपका बल, यानी कि फोर्स है ना। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन रोटेशनल एनालॉग जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो बल के बराबर होता है, यानी फोर्स के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर 19 का हम लोग का बी सही हो जाना चाहिए। वैसे इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे, कहता है कि जी का मान कहाँ शून्य हो जाता है, यानी द वैल्यू ऑफ जी बिकम जीरो एट, तो बताना है कि जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कहाँ पर शून्य हो जाता है, तो पृथ्वी के आधे व्यास के बराबर की गहराई पर, यानी कि द डेप्थ इक्वल टू हाफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ पर क्या हो जाता है, जी का वैल्यू शून्य हो जाता है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो होता है वो कहाँ होता है, तो इसका आंसर होगा आपका अनंत में, यानी इन्फिनिटी में। ये क्वेश्चन कराए ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है, जितना बता रहे हैं एकदम दिमाग में बिठा लेना है। कहता है कि वृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी के उपग्रह का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है, तो 22 का सही आंसर हो जाने वाला आपका, तो उपग्रह के द्रव्यमान पर, उसके मास पर, है ना। ये भी क्वेश्चन आपको करा चुके हैं, यानी कि द टाइम पीरियड ऑफ एन अर्थ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट इज इंडिपेंडेंट ऑन, यानी सर्कुलर ऑर्बिट में जब सैटेलाइट जो होता है जो घूम रहा होता है, तो उसका जो टाइम पीरियड जो होता है वो किस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो उसके मास पर, यानी कि मास ऑफ द सैटेलाइट पर। ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो क्वेश्चन करा चुके हैं। एक खिंचे हुए तार में प्रति इकाई आयतन में संग्रहित प्रत्यास्थ ऊर्जा क्या होती है, एंड द इलास्टिक एनर्जी स्टोरेज पर यूनिट वॉल्यूम इन स्टेज वारीज, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, हाफ स्ट्रेस, यही ना हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 23 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हाफ स्ट्रेस स्क्वायर बाय वाई। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, बस ज़्यादा नहीं है, बस 6 क्वेश्चन बचा है। कहता है इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तार के लिए टूटने वाला बलाघात को कहा जाता है, यानी कि द ब्रेकिंग स्ट्रेस फॉर अ वायर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड, क्या कहते हैं हम लोग उसको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, उसको हम लोग बोलते हैं तनन सामर्थ्य या फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला कहता है कि सैन्यता क्या होगा, यानी द विस्कोसिटी ऑफ क्या होता है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 25 का हो जाएगा डी, यानी कि तापमान में वृद्धि के साथ तरल पदार्थ की कमी हो जाती है। ऑप्शन सी डी हमारा क्या हो जाएगा, 25 का सही हो जाएगा, यानी कि लिक्विड्स डिक्रीज विथ इंक्रीज दी टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन देखिए, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, बस 4 क्वेश्चन बचा है, हम लोग 96 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। कहता है कि कोशिका नली में पानी h ऊंचाई तक ऊपर उठाता है, यदि नली को आधे आकार में काट दिया जाए तो नली में पानी होगा, ये भी क्वेश्चन कर चुके हैं। वाटर कैन राइज अप टू द हाइट ऑफ एच, कहता है कैपेसिटी ट्यूब, कहता है कि इफ द ट्यूब इज कट द हाफ साइज, यानी कि एक ट्यूब में भरा हुआ पानी बीच में इसको काट देते हैं, कहता है वाटर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ओवरफ्लो नहीं होगा, यानी नॉट ओवरफ्लो, यानी कि ऊपर से नहीं बहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा बाबू, 26 का सही हो जाएगा। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कितना ईजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से देखना है। क्या कहता है, कहता है कि 60 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का एक गोलाकार खंभा जो है वो 60 kg के भार को सहारा देता है। खंभे पर कितना दबाव पड़ेगा, बहुत इजी क्वेश्चन। सर्कुलर पिलर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो इतना है, एक सर्कुलर पिलर का क्रॉस सेक्शन एरिया, सर्कुलर पिलर का ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, 60 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। कहता है कि इसका जो वेट है वो 60 kg है, तो कहता है व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द पिलर, तो पिलर पर कितना प्रेशर लगेगा। प्रेशर बराबर क्या होता है आपका, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स बराबर आपको पता है कि मास इंटू एक्सेलरेशन, F बराबर ma, और यहाँ पे F बराबर ma, और यहाँ पे ये हमारा कैपिटल A क्रॉस सेक्शन एरिया। मास हमको दिया है कितना बाबू, मास हमारा 60 kg। एरिया जो है नीचे एरिया हमारा कितना है बाबू, एरिया आपका 60 इंटू 10⁻³ ऊपर में ये तो लिखना बाकी है ना, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे जी का वैल्यू, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो 60 से 60 घटा चल गया, ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो बन जाएगा यहाँ पे 9.8
8 इंटू 10⁻³ क्योंकि माइनस वाला ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा 9.8 इंटू 10⁻+3। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। कितना ईजी है, आपको न्यूमेरिकल से बिल्कुल भी नहीं डरना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, कहता है जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब इसका आयतन आपको पता है कि घटता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, क्योंकि आपको पता है कि इसका ग्राफ जो होता है वो कैसे होता है, ऐसे होता है ना। 4 डिग्री सेल्सियस तक इसका यहाँ पे वॉल्यूम जो होगा वो घटेगा, फिर 4 डिग्री के बाद बढ़ता है ना, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे घटेगा। अगला 29 नंबर क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है और इजी क्वेश्चन है। कहता है कि रेखिक आयतन और क्षेत्र विस्तार के गुणांक का अनुपात होगा, यानी कि रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर वॉल्यूम एंड एरिया एक्सपांशन इज, तो इसका क्या हो जाएगा, रेशियो बता दीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका रेशियो होगा 1:3:2 ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या होगा, सही हुआ। लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, कहता है कि द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2 बार PYQ में पूछा गया है, यानी उष्मागतिकी का 100वां नियम किस अवधारणा की ओर ले जाता है, तो ये किसका कॉन्सेप्ट देता है, तो तापमान का, टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट देता है। तो 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू आपका, ऑप्शन नंबर डी। हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, हमारा टारगेट 1 पूरा हो चुका है। कल फिर इंतजार कीजिएगा शाम 6:30 बजे।